चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे जो टॉपिक उसका नाम क्या है? हाँ, चैप्टर इज फ्रिक्शन, ओके, एंड टॉपिक इज टू ब्लॉक सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए नीट में, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, ओके। सो कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, किसका डाउट था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का? सर मेरा। ओके, तो बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हाँ तो यहाँ पे कुत्ते भी भौंक रहे हैं। ओके बच्चों, अगर थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस है तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मैंने आज लोकेशन चेंज की है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ठीक है बच्चों, लेट सपोज, देखो एक्चुअली क्या है ना, जो हम फ्रिक्शन फोर्स और हम जो नॉर्मल फोर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मान लो इस पे, मान लो अपना ये जो ब्लॉक है, मान लो इस पे एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है। हमारा जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है? इट्स मूविंग, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस पे क्या होगा? एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ओके यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। ठीक है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा। यहाँ तक किस किस को समझ आया? अगर दो सरफेस के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो बच्चों एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आएगा इधर ऐसे। वेट वेट लेट मी, वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा बच्चों। ठीक है, ये अपने क्या रिजल्टेंट फोर्स, इट्स रिजल्टेंट फोर्स। एंड रिजल्टेंट फोर्स किसका? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का। तो ये अपना रिजल्टेंट फोर्स है। अब बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है कौन सा? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर आगे वॉइस चले, ब्रेक हो रही है आपकी। यस सर, वॉइस क्वेश्चन ब्रेक करते हो हैं। रही है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये ओके, ये वाला टॉपिक समझ तो आ गया ना? स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, यस मैं सर। फिर से सर अपनी एक बार लोकेशन चेंज नॉर्मल करूंगा। एक सेकंड रिएक्शन रुको, एक बता सेकंड दो। रुको, एक सेकंड रुको। बच्चों आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से कंफर्म कर दूं। यस सर। अब मैं वाईफाई के बिल्कुल पास में बैठा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो अब क्या बच्चों। क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ प्लेन इज डबल टू द एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल ऑफ रिपोज इज अल्फा, दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ओके, सो ऑप्शन ए इज दिस, बी, सी एंड डी। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक, हाँ क्या बोलते हैं, एक हमें इंक्लिनेशन दे रखा है, हमें क्या है, हमें एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है। ठीक है, मान लो वैसे है, ऐसे। ठीक है, और इसका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो है थीटा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, जो थीटा है ना, थीटा बच्चों वो किसके इक्वल है?
वो इक्वल है डबल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। सो थीटा Yes, इज sir. इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री के। बच्चों एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वो एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच मास विल जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई मास रखा है ना m, और बच्चों एंगल ऑफ रिपोज किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर मान लो दो सरफेस के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उस केस में एंगल ऑफ रिपोज होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज कब बनता है, जब एक फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करता है, आई थिंक सबको याद होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करता है, mg sin थीटा को। सबको पता है नीचे एक mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, Yes, sir. mg sin अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको बैलेंस कौन करता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप जो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, F विल बी इक्वल टू mg sin अल्फा, ठीक है बच्चों। ध्यान कर रखना आपको कि ये बिल्कुल इक्वल है, अगर हल्का सा किसी ने टच भी कर दिया ना मास m को, वो नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक सबको याद होगा नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, mg mg cos अल्फा, cos theta cos alpha. yes, so normal reaction is equal to mg cos अल्फा, ठीक है। अब बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, म्यू इनटू एन। Mu मैं फिर into n. into ड्राइव n. कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये mg cos अल्फा है विच इज इक्वल टू mg sin अल्फा। तो यहाँ से बच्चों टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू के बराबर, Tan inverse mu. बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन देखो क्या है, तो मैं यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो पुट कर दो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, 1/√3, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का अगर एंगल डबल ऑफ एंगल ऑफ रिपोज है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों अगर आप एंगल बढ़ा दोगे, आप अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दोगे, तो ऑब्वियसली मास क्या करेगा, वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। अब बच्चों हमें उसकी क्या बतानी है, हमें उसकी बतानी है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो ये देखो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg G sin sin theta. थीटा, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो लिख दो यहाँ पे इक्वेशन, सो वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। आया सबको समझ में, Yes, ठीक है। sir. तो Sir, but mg, हमने हाँ बोलो, सर यहाँ पर जब इसको डबल कर दिया तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री वाला एंगल नहीं लेना चाहिए था, 1060. हाँ तो हम लेंगे ना, तभी तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा है, यहाँ पे मैंने अल्फा थोड़ा लिखा है, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, हम वही लेंगे। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। अब देखो बच्चों mg sin थीटा है माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो बच्चों इस बार फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस बार फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन, और इस बार एन की वैल्यू कितनी होगी, इस बार एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ mg एन की वैल्यू, cos हाँ बिल्कुल सही, mg cos 2 alpha. 2 अल्फा, बिल्कुल सही, यानी कि हम थीटा लिख रहे हैं, आप थीटा समझ रहे बच्चों। देखो ये हमने जो निकाला था ना, वो एंगल ऑफ रिपोज के लिए निकाला था, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल एक्शन दूसरा होगा। अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो आप जब पुट करोगे क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो mg sin थीटा, थीटा यानी 60 डिग्री, mg sin 60 डिग्री माइनस म्यू कितना है 1/√3 इंटू mg cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू m इंटू ए। m कॉमन आएगा ना, m कॉमन है, m सबका कैंसिल कर दो, तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ जाएगी, g को कॉमन ले लो, ये आ जाएगी √3
बाय 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आपने ले लो कितना 2 रूट 3, तो वैल्यू कितना दी 3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे तो जी। तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, हाँ ये आ गई 10 डिवाइड बाय रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? सो आंसर विल बी बी, आंसर इज बी। किस किस को समझ आ गया? यस किस सर, किस को आगे ये क्वेश्चन सर समझ आया? एक बार नॉर्मल रिएक्शन बता दो। बच्चों देखो क्या है, एंगल ऑफ रिपोज में देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें देखो सो तो एक्चुअली हमें ना दे रखा, हमें ये दे रखा है, एक्चुअली जो है क्वेश्चन ये दे रखा है। मैंने ये जो आपको बताया ना, ये आपको मैंने वैसे ड्राइव करके बताया, मैंने ये जो चीज है ना, ये आपको मैंने फिर से ड्राइव करके बताई है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है अपना कि उन्होंने हमें एक एंगल ऑफ इंक्लाइन, हमें उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया बच्चों, यहां से हमने म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी। सो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 के। आया सबको समझ में? किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। अगर डाउट मैं फिर से रिपीट करूँ क्या? नो नो सर। सर नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? नहीं सर मुझे नहीं आ रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से रिपीट करूँ, देखो बच्चों, सर एक एंगल बार ऑफ, एंगल ऑफ रिपोज और इंक्लिनेशन एक बार रिपीट कर दो सर। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो देखो बच्चों, मान लो ये क्या एंगल ऑफ रिपोज है, ये वो एंगल है जिसपे mg sin थीटा, सॉरी mg sin अल्फा विल बी जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये वो एंगल होता है। आया समझ में? मतलब क्या है, अगर दो दो सरफेसेस के बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे, देखो मान लो ऐसे है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, मेरे पास कोई चीज क्यों नहीं है, हाँ ये रहा, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो दिख रहा सबको, ऐसे सबको दिख रहा ना? यस अब सर। देखो यस सर। ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ये अभी बिल्कुल उस पे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल है। अब देखो क्या, मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ इसको, ये अभी भी नहीं हिला। अभी देखो अब चलने लग गया, तो जिस एंगल पे चलने लगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। आया समझ में? जिस एंगल पे यस चल रहे हैं सर। ये। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो एक इंक्लाइन प्लेन है उसका जो एंगल है वो इससे डबल है, जो एंगल ऑफ रिपोज था ना वो उससे डबल है। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन देखो क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव ए ब्लॉक kept on a horizontal ground. The mass of the block is 3 kg. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. ठीक है, तो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन देखो क्या, एक ब्लॉक है, हमने इसको ऐसे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रखा। ओके, नाउ या नाउ हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 न्यूटन का हमने एक फोर्स लगाया। क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन कैन जस्ट मूव ए ब्लॉक। इसका मतलब क्या, जस्ट मूव मतलब क्या बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, इस फोर्स के इक्वल है। आया समझ में? फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, एक नॉर्मल एक्शन फोर्स, वो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नाउ एज पर द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये अपनी क्या फर्स्ट इक्वेशन है। एंड बच्चों बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? ओके बच्चों,
देखो अगर कोई मास है अपने पास, उसकी मास की वैल्यू कितनी है 3 kg, तो उस पर ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा होगा कितना 3 g। किसी को चाय पीनी है क्या? नो सर। चलिए ओके। देखो सो बच्चों नॉर्मल एक्शन किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे 30 न्यूटन। ये किस किस को समझ आ गया? सर 30 न्यूटन कैसा आया? ओके देखो बच्चों याद सर करो पहले एक बार नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन बता दो सर थोड़ा सा। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, पहले मुझे छोटा सा क्वेश्चन पूछने दो। ये तो सबको पता है ना कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, ये तो यस सबको सर। पता होगा। यस ठीक सर। है ओके। चलिए देखो बच्चों, एक मास है, ठीक है, देखो इसका जो मास है मान लो वो कितना है, वो है m है, ठीक है। तो इस पे एक ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, चलो मैं एक बार काम करता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m क्या होगा, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। एक मास m है, इस पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ सरफेस। आ रहा सबको समझ में? भाई देखो फॉर यस एग्जाम्पल देखो सर। ये चाय का कप है, ये जो चाय का कप है नीचे नहीं गिर रहा, क्यों भाई? इसके अंदर एक वेट है, वेट तो लग रहा है, वेट लग रहा है तो उसको नीचे गिरना चाहिए, अभी गिर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये जो सरफेस है इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। मानते भी नहीं मानते? यस यस सर। सर। ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। अब ये इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इस mg के बराबर है कि नहीं? अब आया समझ में यस नॉर्मल सर। एक्शन mg बराबर कैसे हो गया? चलो ये कितनी वैल्यू 30 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी, म्यू इनटू एन विच इज आल्सो इक्वल टू कितना 20। 20 बराबर है ना। हमें क्या निकालना, हमें म्यू निकालना है। तो बच्चों म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू 20। तो यहाँ से बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और वी कैन से 0.667। किस किसको समझ आ गया? सर आ गया समझ में। चलिए अब मान लो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है मान लो वो ये है और ये एंगल कितना अल्फा है, ये एंगल अपना अल्फा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। हमें क्या निकालना, हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। उसकी वैल्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके इक्वल होती थी याद करो? म्यू के। हाँ बच्चे ये एंगल ऑफ रिपोज भी है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। किसकी इक्वल होगी ये, फ्रिक्शन डिवाइड एफ बाय अपॉन एल। में एन। यस आया सर। एफ की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू कितनी है 30, 30। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 10 इनवर्स 2/3। किस किस को समझ आ गया? यस सर। पक्का समझ आ गया ना, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे सामने? सर एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में डिफरेंस है ना? हाँ जी बच्चों, अल्फा के ऊपर मत जाना कि भाई हम तो वहां अल्फा को एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे थे, ये अल्फा अलग है। बोलो ये दोनों, आप जाओ डेफिनेशन पे, नोटेशन आप कुछ भी कर सकते हो। आप अल्फा की जगह फाई भी यूज कर सकते हो, आप लेमडा गामा कुछ भी आप यूज कर सकते हो, नोटेशन कुछ भी आप कर सकते हो। ओके सर। बच्चों ध्यान रखो, एंगल ऑफ रिपोज होता है इंक्लिनेशन के साथ, इंक्लिनेशन, ठीक है। चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg is just resting on a rough inclined plane as shown. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 50 Newton. Find coefficient of friction between the surface of contact. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन। ये आपके लिए होमवर्क है।
ठीक है, आगे चले। यस सर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, टू ब्लॉक सिस्टम। क्या है, टू ब्लॉक सिस्टम। देखो बच्चों, इसका देखो मतलब है, आपको मतलब बता देता हूँ पहले। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनको कोई ढंग से समझाता नहीं है। टू ब्लॉक सिस्टम, बस तुम ध्यान से सुनते रहना। अगर ध्यान से सुन लिया ना, ट्रस्ट में आपको लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा ही नहीं है। क्यों? आपको तो ऑलरेडी आता है। टू ब्लॉक सिस्टम, आप ट्रस्ट में, आपको ऑलरेडी आता है ये सब कुछ। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। कैसे? देखो, इसके ना दो केसेस है, टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इसके दो केसेस है। पहला केस देखो क्या, फर्स्ट केस इज बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, इसका देखो मतलब क्या। नाउ लेट्स सपोज देयर इज ए block of mass m1 which is placed on another one। ठीक है, देखो नाउ ये क्या है, m1 है, ये क्या है, m2 है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये जो नीचे वाला है ना, ये स्मूथ है, इट्स स्मूथ। ठीक है, नाउ बोथ आर मूविंग टुगेदर, इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। कैसे एक साथ चलेंगे? हमने क्या किया, हमने एक फोर्स लगाया m1 पे। हमने क्या है, एक फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया m1 पे। बच्चों अब मुझे क्यों बताओ, अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक कंसिडर कर सकते हैं ना, एक। यस सर। यस सर। ठीक है, सो नाउ इट मींस एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m1 प्लस m2, उस पे फोर्स लगाया हमने F। बच्चों अगर मान लो दोनों साथ चल रहे हैं, इनकी कॉमन एक्सेलरेशन है AC। आप AC निकालोगे, AC कैसे निकलेगी, AC विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। किस किस को ये बात समझ आ गई? सर AC एक्सेलरेशन। यस, AC मतलब कॉमन एक्सेलरेशन। AC इट्स कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, दोनों साथ चल रहे हैं ना, यस सर। दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ चल रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों की एक्सेलरेशन एक जैसी होगी। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन इज, अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं, अगर हमें निकालना हो फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, उससे पहले आपसे एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताओ, m2 पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है पीछे लग रहा है? पीछे। ओके, और m1 पे? सर M1 पे पीछे लगेगा और M2 पे आगे लगेगा। बिल्कुल सही बच्चों, जब भी आपको डायरेक्शन देखनी हो ना फ्रिक्शन की, उस ब्लॉक पे या उस बॉडी पे फोकस क्या करो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। भाई देखो, ओके सर। m1 पे आपने फोर्स लगाया F, m2 चल रहा है, इसका मतलब उस पे कौन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा m1 पे पीछे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, जो फास्ट चल रहा है उसको पीछे खींचता है, और जो स्लो चल रहा है उसको आगे खींचता है। तो m2 किसकी वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब अगर आपको निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, आपको अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करो, आप ड्रॉ करो FVD किसका, m2 का। हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा करो जिसपे फ्रिक्शन लग रहा है सिर्फ। ठीक है, ये m2 है। ओके, नाउ इस पे फोर्स लग रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, AC। अब बच्चों एक चीज बताओ, तो फोर्स हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, और मास पता है, तो हम लिख सकते हैं ना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू m2
इंटू AC लिख सकते नहीं लिख सकते? यस सर। बस Yes, ये sir. अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। बट सर किस-किस को समझ फ्रिक्शन की तो वैल्यू म्यू एन होती है ना, तो हमने इसमें M2 और AC की लिख दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन फोर्स देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, बहुत ही सही बोला आपने, फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। F is moving M2, भाई जो F है, F की वजह से M2 मूव कर रहा है ना। अब देखो बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, लेकिन एक अपना रिलेशन, एक रिलेशन और भी तो होता है, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी तो यस होता है, सर। यस ठीक है। सर। मान लो अगर आपको म्यू नहीं गिवन है, अगर आपको म्यू नहीं पता है, लेकिन आपको मास दे रखा है और उनकी कॉमन एक्सेलरेशन दे रही है, आप फ्रिक्शन निकाल सकते हो। सर ये तो मतलब टू मासेस के बीच में ही लगेगा ना ये वाला, बिल्कुल सही, अगर हमें कॉमन एक्सीलरेशन दे रखी होगी तभी हम F इजिकल टू में M2 और AC इंटू लगाएंगे। AC, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखो एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि F इट्स ए स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये? स्टैटिक फ्रिक्शन। किस किस को समझ आया? क्यों? यस सर। क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं, ऐसे दोनों साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। तो वही, जब आपस में कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। किस किस को समझ आया? यस सर, आगे समझ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या है? मूविंग। सर बट अगर हम फोर्स M1 पे लगाएंगे तो सर वो तो आगे गिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, बच्चों आप आगे देखो, ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले आप ये वाला केस समझो, फिर उसको आंसर देना, ठीक है। मूविंग सेपरेटली, इसका मतलब क्या है भाई? सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन इस बार क्या है, दोनों साथ नहीं चल रहे। चल दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं चल रहे। M1 M2 हमने लगा दिया एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसको फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन है? कोई ऐसा बच्चा नो तो नहीं है ना? सर। बच्चों एक चीज बताओ, अगर दोनों अलग अलग चल रही हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। बोलो, काइनेटिक है कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन है क्या काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन में? मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? दिव्या, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। बोल क्यों नहीं रहे? मैं एकदम से पता नहीं कहाँ चले गए। चलो बच्चों, किसी को डाउट है क्या काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में? नो सर। सॉरी चलिए, राहुल, आई वाज able to unmute myself. हाँ, आपकी आवाज आ रही है क्लियरली। ओके, नो इशू मैम, या थैंक यू। या तो बच्चों देखो, अगर दोनों आपस में ऐसे रब कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? मान लो A1 है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, मैं यहाँ शो कर देता हूँ। इसकी एक्सेलरेशन A2 है। बच्चों एक चीज बताओ, A1 ज्यादा होगी A2 ज्यादा होगी? A1 की वैल्यू ज्यादा होगी या A2 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, मतलब दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? सर A1 की। क्यों?
सर A1 पे फोर्स लग रही है ना इसलिए। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। आपका नाम क्या बेटा? सर अनु सेन। अनु, बिल्कुल सही। या देखो बच्चों, ध्यान रखो भाई, देखो M2 है वो किसकी वजह से चल रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है दोनों साथ चल सकते हैं। मैक्सिमम ये हो सकता है कि दोनों साथ चलेंगे। अगर दोनों साथ नहीं चलेंगे तो M2 की एक्सेलरेशन हमेशा पीछे रहेगी किससे? M1 से। मैं मास के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा ना उसकी एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 ग्रेटर देन A2। अगर यहाँ पे अगर फोर्स M2 पे लग रहा होता ना तो A2 विल बी ग्रेटर देन A1। ये बात किस किस को समझ आ गई? जल्दी से बोलो। सर आ गई समझ। ठीक है, अब दोनों अगर अलग अलग चल रहे हैं बच्चों, दोनों अगर अलग अलग चल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि एफ के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सरफेस के बीच में अगर रबिंग स्टार्ट हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे मैक्सिमम लग रहा होता है। लेकिन स्टैटिक के केस में जरूरी नहीं है। याद है ना सबको कि भाई मैं एक ब्लॉक को धक्का मार रहा हूँ, नहीं चल रहा, मैंने अपना फोर्स इंक्रीज कर दिया फिर भी नहीं चल रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगता है। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर समझ में आ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे साफ लिख देता हूँ। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले M2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो M2 की जितनी भी एक्सेलेरेशन है, जो भी एक्सेलेरेशन M2 की है तो फ्रिक्शन की वजह से ना भाई, है तो फ्रिक्शन की वजह से। तो M2 आगे चल रहा है किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो F इज इक्वल टू M2 इंटू A2। फर्स्ट इक्वेशन। एंड बच्चों फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू म्यू एन। बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? बोलो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू बच्चों क्या होगी? जल्दी से बताओ बच्चों। जो M1 फोर्स है, M1 फोर्स है, अगर वो सॉरी जो M1 मास है अगर वो होता ही नहीं तो फ्रिक्शन लगता क्या? नो सर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और, ये एक मान लो एक प्लेट है। इस प्लेट में अगर मैं 50 केजी मास रख दूं और एक मैं रखूं 5 केजी, तो किसको मुझे ले जाने में प्रॉब्लम होगी? 5 केजी या 50 केजी को? सर 50 kg को। तो इसका मानते हो कि ऊपर जो वेट रखा है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। यस सर। मानते हो कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल एक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? M1 इंटू जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू म्यू M1 इंटू जी। यहाँ पे बना देता हूँ, चलो M1 है, नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है समझ में? भाई एक चीज बताओ, आपको नॉर्मल एक्शन यही तो निकालनी है इन दोनों सरफेस के बीच में, है कि नहीं? आ रहा सबको समझ में क्या बोल रहा मैंने? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ पे एन की वैल्यू पे? सर यहाँ पर म्यू कैसे आया? अच्छा म्यू इज इक्वल टू में mg, n की वैल्यू mg होगी। M1 जी। ठीक है, नाउ अगर आप बात करो किसकी? M1 की। इस पे फोर्स लग रहा है कैपिटल F, आगे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन।
तो लिख दो इक्वेशन कैपिटल F माइनस F इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ये इतनी टेंशन मत लो, ये सिंपल इक्वेशन है। मैं आपको बस ये चीजें दिखा रहा हूं। मैं जो आगे आने वाला ना वो डिफरेंट चीज है। आपको ये बच्चों, ये आपको इक्वेशन याद नहीं रखनी, मैं आपको बस चीजें बता रहा हूँ मैं कैसी चीजें एनालाइज करनी है। अच्छा एक चीज तो अभी तक ये बातें किस किस को समझ आ गई हैं? यस सर, समझ में आ गई। सबको समझ आ गया? हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, है जो हमें ऑलरेडी आता था, हमने बस वही चीजें देखी है। ठीक है, तो आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आपको मैं सब चीज सिखाऊंगा। ये बस ये दोनों केसेस आपको समझ तो आ गए ना कि अच्छा इसका ये मीनिंग था। यस सर। ठीक है, तो बच्चों अगर दोनों इफ बोथ आर मूविंग सेपरेटली इट मींस वहां पे क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर वहां पे क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं फिर। चलिए सर आप बच्चों, इन्हें कोई एग्जांपल से बता दो सर। हाँ हाँ अभी करेंगे ना, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। ठीक है, देखो नाउ हाउ टू एनालाइज टू ब्लॉक सिस्टम। इसके 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, मान लो आप दोनों में से एक केस मान लो, या तो दोनों मूव कर रहे हैं साथ में या दोनों अलग अलग चल रहे हैं। दोनों में से आप कोई भी एक केस मान लो, कर सकते हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो हो गया। सेकंड क्या है? जो आपने केस माना था उसकी कंडीशन लगा दो। सेकंड स्टेप मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, अभी तक आप एक बार समझो बस क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? दोनों में से मान लो कि या तो दोनों साथ चल रहे हैं या दोनों अलग चल रहे हैं। ठीक है, जो आपने माना है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो क्या करो? सोल्व कर लो। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो क्या। क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg इन गिवन सिनेरियो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना, अब बस ध्यान से सुनते रहो आप। चलो भाई, क्या बोल रहा है ये? एक हमारे पास 4 kg है और एक हमारे पास क्या है? 6 kg। ठीक है, चलो भाई लिख लेते हैं। सर ने बोला है तो लिखना पड़ेगा 4 kg 6 kg। इस पे फोर्स लग रहा है क्या? 50 न्यूटन। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो नो तो सर। वैल्यू, चलो बस हमें ये भी रखा। चलो भाई, अब प्रशांत सर ने बोला था इसके 3 स्टेप है। चलो अभी स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या बोला था मैंने कि दोनों में से आप एक सिनेरियो मान लो। मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं हमेशा दोनों को साथ लेके चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 अच्छे फ्रेंड है या 2 मान लो कि हस्बैंड वाइफ है, जो भी अच्छा रिलेशन है, माँ बाप है, जो भी है, मान लो 2 है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ दोनों साथ चले। ठीक है, मेरा हमेशा ही रहता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर कभी भी चीजें ना समझ आए, अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाए, एक स्टैंडर्ड केस क्या कर लो, मान लो। उसका फायदा क्या होगा? आप चीजें एनालाइज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप 1, सो आई एम अज्यूमिंग बोथ आर मूविंग टुगेदर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर हम चाहे तो इन्हें डिफरेंट करके भी ले सकते हैं ना? बच्चे पहले आप मूविंग टुगेदर वाला सीखो ना, नहीं सर, सीखोगे मैं तभी तो पूछ उसके बारे में रही हूँ। सोचोगे ना। नहीं क्या कह सर, रहे हो? वैसे अलग अलग भी ले सकते हैं ना? बच्चे अलग अलग ले सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा ना कैसे कैसे करना। देखो मूविंग टुगेदर, ठीक है भैया, ओके अगर सर। एक साथ चल रहे हैं तो बच्चों एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स डिवाइड बाय m1 M1 प्लस प्लस M2। m2। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 डिवाइड बाय 4 प्लस 6, कितना आ गया ये? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया सबको समझ में? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यस सर, आ हाँ गया। सर। चलिए भाई, अगर ये हो गया, चलो फिर सेकंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था कि अगर आपने मूविंग टुगेदर माना है तो यहाँ पे आप क्या मानोगे? मूविंग टुगेदर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन।
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो। क्या कर लो? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे निकालोगे? मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, और कौन सा ड्रॉ कर रहा हूं मैं? 6 kg वाला। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, स्टैटिक। ठीक है, सो एफ एस मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू इंटू एन। हाँ समझ गए? और बच्चों एन की वैल्यू क्या होगी? बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? सर mg। नहीं mg तो ठीक है, कौन से वाला mg? 4g या m1 6g या फिर m1 10g? 4 6g। Obviously, अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, देखो आप उन्हें एक बार सोच के देखो, आप सोच के देखो, इन दो सरफेस के बीच में, इन दो सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली sir. जो मास जो ऊपर रखा है, जो मास ऊपर रखा है, उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना। यस सर। मानते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है भाई, उसका जो वेट है उसी की वजह से आपस में चिपक के चल रहे हैं वो। अगर वो होता ही नहीं, अगर वो बिल्कुल हल्का होता, बिल्कुल हल्का होता, आपस में वो लगता ही नहीं फ्रिक्शन फोर्स। आया सबको समझ में? यस सर। तो सर इसमें m2 लगेगा 6g वाला, 6 kg। अरे बच्चे, एमडू क्यों लगेगा? अच्छा क्यों? तो मैं देखो, मैं टेक्निकल पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे सामान नहीं रखा क्या? चलो ठीक है। अच्छा ये जो ये जो चल रहे, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। यस सर। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके मास के बराबर ही तो आएगी। मैं टेक्निकल, आप चाहोगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, मैं वैसे कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, वैसे कॉमन सेंस। भाई ये जो रखा है इसकी वजह साथ में चल रहे होंगे ना ये। यस इसका सर, जो आ गया वेट है समझ वो में। तो नीचे की तरफ लग रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? मैं इसको चलो हाईलाइट कर देता हूँ। ये आएगा, सॉरी, 40 न्यूटन। हाँ चलिए, हाँ ये आ गया 40 न्यूटन। चलो भाई, अब समझो, पहला केस हमने क्या माना? दोनों साथ चल रहे, ठीक है, दोनों साथ चल रहे तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने क्या किया? हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसका मतलब समझो, मतलब क्या है कि अगर दोनों ये साथ चल रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 40 न्यूटन, जो इनको हम दे सकते हैं, जो इनको हम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 3। बच्चों हम स्टेप 3 में क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली इसको चाहिए कितना फ्रिक्शन फोर्स? भाई जो 6 kg है, जो 6 kg अपना जो मास है, इसको एक्चुअली कितना फोर्स चाहिए? ये बात किस किस को समझ आई जो मैंने बोला अभी? भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन इट्स यस सर। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हमें नहीं पता वो कितनी वैल्यू लगा रहा है एक्चुअली, हमें नहीं पता वो एक्चुअली कितनी वैल्यू लगा रहा है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमें इतना पता है कि अगर हमने माना है दोनों साथ चल रहे हैं, तो जो 6 kg मास है वो एसी से चल रहा है, एसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, फ्रिक्शन एफ की वजह से। तो बच्चों एफ की वैल्यू कितनी? अब देखो, अगर मास अगर मास 6 kg अगर एसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 इंटू एसी, एसी की वैल्यू कितनी है? 5। कितना आ गया? 30 न्यूटन। तो बच्चों 6 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलना है, तो उसको कितना फ्रिक्शन चाहिए? 30 न्यूटन। हमारे पास है कितना?
यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो 6 kg मास है उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेशन चलना है तो उसको 30 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। और हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 40। 40। तो दोनों साथ चलेंगे नहीं चलेंगे? यस सर। बिल्कुल। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी है, मतलब क्या है, एक मिनट, एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स। मतलब क्या है कि हमें जो फ्रिक्शन एक्चुअली चाहिए उसकी वैल्यू एफ एस मैक्स से क्या है, कम है, तो दोनों साथ चलेंगे। अच्छा, ओके सर। आया समझ में? यस सर। वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड। बच्चों बहुत बच्चों को चीज नहीं समझ आती, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, 3 स्टेप है, सिंपल सिंपल स्टेप, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ, आपको आप लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, मान लो कि दोनों चल रहे हैं साथ में, साथ चल रहे हैं, ठीक है, साथ चल रहे हैं तो फिर उनकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। भाई साथ चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, हमने निकाल ली। साथ चल रहे हैं तो फिर ये भी चेक करो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हमारे पास है, कितना मैक्सिमम। हमने क्या किया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली भी। हमारे पास कितना कोटा है, 40 न्यूटन का हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स का कोटा है। लेकिन हमें चाहिए कितना वैसे, तो 6 kg मास है, उसको अगर कॉमन एक्सेलरेशन पे चलना है आपकी उसको वॉइस चाहिए नहीं आ रही। 6। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है, सर बीच तो में ब्रेक हो गई। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें फ्रिक्शन चाहिए कितना, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 6 kg, एक्सेलरेशन कितना है 5। हमें तो 30 चाहिए, बट हमारे पास तो 40 है, इसका मतलब साथ चलेंगे। किस किस को क्वेश्चन समझ आ गया? साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 4 kg की, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस किस को क्वेश्चन समझ आ गया? सर बस लास्ट वाला बता दो सर, वैसे आ गया। हाँ देखो बच्चों, बिल्कुल देखो, नहीं ऐसा नहीं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज पता क्यों होते हैं, मैं कुछ और, टीचर कुछ और बोल रहा होता है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो अंदर ही अंदर खुद की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है फिजिक्स में बच्चों की, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो टीचर देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये आप सबको पता है ऑलरेडी, आप सबको ऑलरेडी इन टॉपिक का पता है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर टीचर कुछ बोल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है, आप खुद ही अंदर अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आप आधी बातें सुनते हो, आधी बातें नहीं सुनते। इसलिए क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। मतलब मैं, टीचर जो बता रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट और आपको ऑलरेडी पता है, वो सब मिक्स हो जाता है फिर। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्या करना है, एक काम करते हैं, हम इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, सर ठीक है? हाँ जी, सर बोलो मुझे बोलो। एक बार प्रीवियस इसमें हमने 40 क्यों लिया? इस अगर हमारे पास 4 kg होता तो हम 60 लेते इसमें n की वैल्यू। एक 40, ये आप ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। सर अगर हमारे इसमें पास 6 kg होता, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी होती 6 kg पे, तो हम यहाँ पर अगर n की वैल्यू लेते तो हम 60 n लेते। चलो एक काम करते हैं, मैं ये वाली चीज आपकी सॉल्यूशन कर देता हूँ। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो हम निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से एक बार, अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है? सर ये तो काफी टफ टॉपिक है। नहीं नहीं, अरे बच्चे टफ नहीं है ये आपको टफ लग रहा है, एक्चुअली टफ नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखा अभी दिखाऊंगा, देखो देखो, इसका मास है 4, ठीक है, और नीचे वाले का मास कितना है 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। हमें क्या करना है, हमें निकालना नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या करो, एफबीडी ड्रॉ कर लो, किसका, 4 का। बच्चों जो 4 kg मास है उसका आप क्या कर लो, एफबीडी ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है, कितना, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना।
ठीक है। नाउ 6 kg की वजह से इस पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। आ रहा है समझ में? एफ बी डी ऑफ 4 kg, ठीक है। तो बच्चों सर आपने 40 mg करके लिखा है ना नीचे? 40 मैंने 40 लिख दिया, 40, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से नॉर्मल एक्शन किसके इक्वल आ गया, 40 न्यूटन। किसी को डाउट? सर 40 आपको आपने m इंटू जी करके निकाला है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ओके सर। ठीक है। बच्चों सिंपल सा फंडा देखो क्या है, दो सरफेस के बीच में जो नॉर्मल एक्शन होता है वो हमेशा ऊपर वाले की वजह से होता है, ऊपर वाले मास की वजह से। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से देखना, 1 kg 2 kg 3 kg, अगर आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे, अगर आपको यहां निकालना है, ठीक है। तो बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना वो किसकी वजह से आएगा, इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + 2 इंटू जी, कितना हो गया 30 जी। आया समझ में? अगर आपको नॉर्मल एक्शन निकालना है इन दो सरफेस के बीच में, तो वो किसकी वजह से आएगा, ऊपर वाले मास की वजह से। कौन सा ऊपर वाला मास, कौन सा है, ये है, इसकी वजह से। कितना हो जाएगा, 1 इंटू जी, यानी कि 10 न्यूटन। आया समझ में? अब सबको समझ आ गया? यस यस सर। सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमने क्या किया बच्चों, इस बार हमने फोर्स लगाया नीचे वाले पे, ठीक है। चलो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, सेम वही तरीका है, पूरा सेम वही तरीका है। चलो पकड़ लो इसको, कितना है 5 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, मूविंग टुगेदर। फर्स्ट स्टेप मूविंग टुगेदर, ठीक है। सो AC विल बी इक्वल टू, बच्चों ध्यान रखना इस बार फोर्स नीचे वाले पे लग रहा है, कितना है 40 न्यूटन, ओके। सो मूविंग टुगेदर, ठीक है भाई, अगर साथ चल रहे कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कितना है 40 डिवाइड बाय 5 प्लस 15, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे सबको समझ में आते, किसी को कोई भी डाउट? नो सर, सर क्लियर है। सेकंड स्टेप, ठीक है, FS मैक्स। अगर दोनों साथ चल रहे हैं इसका मतलब उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा भाई स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, अभी निकाल लेते हैं। FS मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू म्यू एन। एन। बच्चों ये 200। यहाँ पे लग रहा है तो कितना आ जाएगा, म्यू कितना है आपके पास 0.3 इंटू नॉर्मल एक्शन कितना आएगा, ऊपर वाले मास की वजह से, ऊपर वाला कितना है 5 है, लिख दो यहाँ पे 50 यस सर। 50 न्यूटन। मतलब क्या है भाई, हमारे पास 15 न्यूटन फोर्स है, हम इतना मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले को, अब देखो थर्ड केस, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट एफ रिक्वायर्ड। अच्छा ये बताओ, साथ चलने के लिए किसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, 5 को या 15 को है? अगर दोनों को 5 साथ चलना, 5 को, क्योंकि 5 किसकी वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन पे की। लिखो, ठीक है, ये आगे चल रहा है फ्रिक्शन की वजह से। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई अगर आपने जो कॉमन एक्सेलरेशन निकाली है,
अगर उस पे इस 5 को चलना है, इस भाई साहब को फ्रिक्शन कितना चाहिए, हम निकालो कितना है, AC है ना, कितना लिखो 5 इंटू AC, 5 AC कितना है 2, कितना आ गया 10 न्यूटन। भाई साहब को 10 न्यूटन फोर्स चाहिए चलने के लिए, हमारे पास कितना है 15 है। तो देखो बच्चों आपने क्या देखा कि जो हमें चाहिए तो रिक्वायरमेंट है वो किसकी लेस है, एफएस मैक्स। मतलब हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा है, हमें चाहिए कम, तो दोनों साथ चलेंगे यस सर। साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, तो मूव टुगेदर। अगर दोनों साथ चलेंगे तो 5 kg की एक्सेलरेशन कितनी होगी, AC कितना है 2, आंसर इज C। अब बताओ किस किस को समझ आया, यस सर, आ गया समझ। ठीक है। यस चलिए सर, आगे। लास्ट क्वेश्चन। सर अगर मतलब मैक्स से कम होगी तो सर वो साथ चलेंगे। हाँ जी, अब देखो यहाँ Okay, देखो एक sir. बार, ये वाला क्वेश्चन आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। देखो बच्चों, मैं 2 मिनट लूंगा, आई नो टाइम हो चुका है कुछ बच्चों को, ठीक है। देखो बच्चों 2 kg और ये 4 kg, ठीक है। 0.5 ठीक है, 0.5 बनेंगे। अब देखो बच्चों, ये कितना न्यूटन लग रहा है, 80 न्यूटन। चलो भाई, पहला स्टेप क्या था भाई, दोनों साथ चलेंगे टुगेदर, साथ चलेंगे तो अच्छा कि साथ चल रहे हैं, तो बताओ इनकी कॉमन एक्सेलरेशन कितनी है, ये लो अभी निकालते हैं। F डिवाइड बाय कितना, m1 प्लस m2, F कितना सर है 3। 18 डिवाइड बाय 6, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी इतनी है, तो बताओ फिर FS मैक्स कितना है। मतलब अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, अभी लो अभी बताते हैं, 1 सेकंड रुको। FS मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 है, एन की वैल्यू, किसी को अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, एन की वैल्यू क्या है सर 20। नो सर, अब क्लियर है। चलिए कितना आ गया, ये आ गया 10 न्यूटन। 10। भाई देख लो हमारे पास इतना फ्रिक्शन फोर्स है, हम अच्छा एक चीज बताओ, आप बताओ फ्रिक्शन की वजह से कौन चल रहा है, 2 चल रहा है 4 चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से सर 4 चल रहा है। 4। 4 चल रहा है, तो भाई बात कर लो फोर्स से कि हम दे सकते हैं 10 न्यूटन फोर्स। अब उसको देख लो, अगर उसको यानी कि 4 kg मास को अगर चलना है कितने से 3, यानी कि AC 12। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको इतने से चलना है तो देख लो इसको कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा ये रिक्वायरमेंट अभी चेक कर रहे थे, 4 इंटू AC कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ दिक्कत क्या होगी बच्चों, भाई इसको तो चाहिए कितना, इसको चाहिए 12, हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं भाई, हम दे सकते हैं 10। इसका मतलब क्या है, दोनों साथ नहीं चलेंगे। किस किस को ये बात समझ आ गई, जल्दी से बोलो हाँ। सर ये 12 न्यूटन होगा ना? ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही है। अरे वाह, आजकल हमारे बच्चे जाग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। सर अब समझ भी आ गया। ठीक है, ओके आया समझ में। सर। लेकिन अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप दोनों भाई साहब आगे आगे पीछे चलेंगे। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, हमने देख लिया कि ये आगे पीछे चलेंगे भाई, अब ये हो गए अब जुदा, अब ये दोनों अलग अलग चलेंगे, आपस में लड़ाई हुई इनकी, 2 है ये 4 है। फोर्स किस पे लग रहा था, ऊपर वाले पे, कितना 18। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये चलेगा A1 से, ये चलेगा A2 से, ठीक है। तो बच्चों इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा सॉरी आगे, और इस पे लग रहा है पीछे। तो सबको मेरे पास समझ आ रही है, यस सर। ठीक है। अब बच्चों सुनो, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो 4 kg है इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू लग रही है इस पे, मैक्सिमम वैल्यू, और कितने से चल रहा है A2 चल रहा है, ठीक है। तो A2। बच्चों F इज इक्वल टू 4 इंटू A2। बच्चों हमारे पास कितनी वैल्यू है फ्रिक्शन की 10, तो लिखो यहाँ पे हम सिर्फ 10 दे सकते हैं भाई, इंटू A2। तो बच्चों A2 वैल्यू कितनी आ गई
10 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस किस को समझ आए? यस सर, आ गया समझ। तो भाई 4 इतने पे चलेगा। अच्छा जी, 4 इतने पे चलेगा तो 2 से देख लेते 2 की हालत क्या चल रही है। 2 पे तो फोर्स लग रहा था 18 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है 10, 10 लगेगा ना फ्रिक्शन। किसकी बात समझ आ गई? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, कितना लगेगा 10 न्यूटन। तो और एक्सेलरेशन कितनी है a1। तो बच्चों F नेट इज इक्वल टू m1 इंटू a1। F नेट कितना है 18 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 2 इंटू a1। तो बच्चों a1 की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हो आप, a1 इज यस सर। ग्रेटर देन a2। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, यानी कि कितना आंसर आ गया अपना 4। आंसर इज डी। अब बताओ किस किस को समझ आ गया? यस सर बस सर, आ थोड़ा गया सा समझ। लास्ट वाला नहीं हुआ सर क्लियर। हाँ बिल्कुल सी लास्ट वाला होना भी नहीं चाहिए भाई, स्पेशल केस है। क्यों होगा इतनी जल्दी क्लियर नहीं होना चाहिए बच्चों। हमें लास्ट केस में इतना पता चल गया कि दोनों साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 न्यूटन है मैक्सिमम फोर्स, हम इतना दे सकते हैं। लेकिन भाई साहब की डिमांड ज्यादा है, ये 4 kg वाले की डिमांड ज्यादा। ये कह रहा भाई मुझे 12 चाहिए, 12 हमारे पास है ही नहीं, देंगे कहां से हम? नहीं है तो भाई चलो भुगतो फिर, चलो फिर अलग अलग चलो, लड़ाई होगी आपस में। भाई एक चीज बताओ, हमारे पास 10 है, 4 kg मांग रहा है 12, मांग 12 रहा है, हमारे पास 10 है, लड़ाई तो होनी है क्योंकि डिमांड ज्यादा है उसकी, हम नहीं पूरी कर सकते। चलो ठीक है भाई, अलग अलग चलेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, 2 का हमने माना a1, 4 का हमने माना a2 कि भाई जो 2 है वो a1 एक्सेलरेशन से चलेगा, 4 वो a2 एक्सेलरेशन से चलेगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने सिंपल केस रखा, 4 kg में फ्रिक्शन लग रहा है, 4 kg पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना। चलो लिखो F इज इक्वल टू 4 इंटू a2। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें पता है कितना, 10 है, 10 इज इक्वल टू 4 इंटू a2, a2 निकाल लिया हमने। अब जो 10 उस पे लग रहा है 4 पे, सेम 10 2 पे लगेगा बट पीछे की तरफ। सो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू a1। सो a1 इज इक्वल टू 8/2। किस किस को समझ आ गया? यस सर। सर पक्का? किसी को सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर एग्जाम में हम मतलब पूरा सॉल्व करके देखेंगे इसे ऐसे? नहीं बच्चे, नीट के एग्जाम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, आपको सिर्फ रफली सॉल्व करना है। इस आपको स्टेप इसलिए कर रहा था ताकि आपको याद हो जाए। ओके सर। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सर तो फर्स्ट ब्लॉक सर गिरेगा नहीं? नहीं ऑब्वियसली वो तो कुछ टाइम बाद गिर जाएगा, वो तो कुछ टाइम बाद गिर जाएगा बच्चों, तो गिरना ही उसने। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से, आपको मैंने फॉर्म भेज दिया, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगा दो। योर फॉर्म फिलिंग एंड योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी फिल कर दो, देन आफ्टर देन यू कैन लीव द क्लास।